भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप भी लगता है कि वो क्षेत्रीय दलों को, छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर खा जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मर्जर हो जाए या पार्टी खत्म हो जाए? जो नाभिक होता है वो कभी नहीं डरता। आप प्रयागराज की मस्जिद में भगवा लहराने की बात करते हैं, आप कहते हैं जालीदार टोपी वालों से सावधान रहिएगा। मुसलमान धर्म में लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। अब मेरी विरासत दूसरे की हिरासत में कैसे रहेगी? ये हमें चाहिए। अच्छा, जातिगत जनगणना भी आजकल एक मुद्दा बन गई है, उस पर भी बहस चल पड़ी है। इस पर आपका क्या स्टेक है, क्या आपका मानना है? ये षड्यंत्र है और धोखेबाजी है। भाई झुआ भर वोट को पौआ पिलाओ, 5 दिन खिलाओ, वोट लेके 5 साल अपना सत्ता में आओ, अपने पावर में रहो, इन्हें पाँव में रखो। आपने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ करके 12 सीटें जीती। आपको लगता है कि उस रेशो के हिसाब से निषाद पार्टी को सही प्रतिनिधित्व मिला है सरकार में? मैं भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट जो है वो मैं जीत के देने के लिए तैयार हूँ। आप जिस तरीके से हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। तो जब हम जीत देंगे तो इनाम और तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो जितने लायक होंगे वो देंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। नमस्कार, द बिग बेंच में मैं अनुराग मुस्कान एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, जब मैं आता हूं तो द बिग डायलॉग लेकर आता हूं, और द बिग डायलॉग में हमेशा वादे के मुताबिक द बिग गेस्ट हमारे साथ होते हैं, और आज भी द बिग गेस्ट हमारे साथ हैं। गैस करने के लिए मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्री हैं। जी हाँ, योगी कैबिनेट में, आदित्यनाथ योगी कैबिनेट में आप मंत्री हैं, मछली पालन मंत्री हैं। स्वागत करते हैं आपके साथ मिलकर संजय कुमार निषाद जी का। द बिग डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सबसे पहला सवाल तो यही पूछता हूँ कि कैसे हैं आप? बहुत ठीक हैं। अब आप जैसे साथी हैं, रहेंगे, सहयोग है तो और ठीक रहेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की। आप का मैं इतिहास पढ़ रहा था तो आप होम्योपैथी के डॉक्टर रहे, है ना? मूल रूप से आपका प्रोफेशनल लाइफ वहीं से शुरू होती है। तो आप पहले होम्योपैथी के डॉक्टर बनकर जनता की सेवा किया करते थे, और अब विशुद्ध रूप से राजनीति में आकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज त्रेता के बाद इस युग में हम एक अवसर, हमें सौभाग्यशाली हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से कैबिनेट केंद्र में धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए बजट आ रहा है, हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया। कोरोना में कितने, आज के दिन में 15 करोड़ लोगों को अनाज देने का अवसर मिला इलाज के लिए। आज मेरे मछुआ कल्याण कोष में पैसा आया है कि अब जो आयुष्मान भारत कार्ड में नहीं है उन्हें हम 5 लाख तक इलाज कर लेंगे। आज जिनके पास पैसा नहीं उनके बच्चों को कोचिंग पढ़ा लेंगे हम। जिनके पास दैविक आपदा में 5 लाख दे देंगे, घर नहीं बना देंगे। ये 12 कंपोनेंट आज कम से कम अवसर है कि कैबिनेट में, आज इस कैबिनेट के माध्यम से इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का अवसर मिला। और मत्स्य क्षेत्र को देखो देश में फल फूल रहा है। तो आज मैं तो कह रहा हूं राजनीति में हमें बड़ा आनंद यहाँ है कि हमें जिसने ईश्वर का, जब भी कोई आता है तो लगता है कि ईश्वर का सेवा है। मतलब हम मंदिर के साथ, हम आज के दिन में इस लोकतंत्र का, मंदिर का असली जो है ईश्वर का दूसरा रूप वोटर है। तो आज हमें असली ईश्वर का सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए खुशी है। मैं तो देख रहा हूँ मछली पालन मंत्री हैं, मछली ही आपका मुद्दा है, और मछलियाँ आपके पीछे तैर रही हैं एक्वेरियम में। तो कोई मंत्री अपने मुद्दे के इतना करीब मैंने पहली बार देखा है, नहीं तो मुद्दे से भटक जाते हैं कई मंत्री। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अखिलेश यादव को आपने वनवास क्यों दे दिया फिर राम के बदले? उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? नहीं, एक्चुअल में वह वनवास तो भाजपा थी 14 साल वापस आई। वो तो दुख देने वाले, क्योंकि उनके जितने साथी थे जो सलाहकार थे वो वही हैं। क्योंकि सलाहकार सुख देता, सलाहकार सत्ता देता है। अगर कृष्ण जैसे सलाहकार जब थे पांडव के पास, तब जाकर जो है महाभारत जीते थे। और शकुनी मामा जैसे सलाहकार थे, इसलिए कौरव हार गए। तो उनके जो सलाहकार हैं, इधर तो मामा नहीं है, चाचा है शायद। आज के दिन
नहीं, तब चाचा नहीं थे, तब चाचा रहे होते तो शायद आज वो वनवास नहीं होते। तब 2018 में हम लोग आए थे, 2017 में सपा बसपा लगभग ख़त्म हो गई थी जो इनकी करनी थी। फिर 2000 इन्होंने वादा किया, 2018 में उपचुनाव हम लोगों को गोरखपुर जीता। लेकिन फिर ये लोग उसी भाई सलाहकार जैसे रहेंगे वैसे ही आगे राजा जी बढ़े, वैसे ही तो चलेंगे। हो गए। तो अब सलाहकार ऐसे थे कि ऐसा चले रहा कि हमें योगी जी ने गले लगाया, मैं जैसे इधर आ गया तो ये पता चला कि इनको ये लगा कि सब लोग हमारे हैं। अब इनको नहीं, हमने एहसास कराया कि नहीं, निषाद जो कांग्रेस का बटन दबाया, भाई जब निषाद राज के किले पर निषाद राज का झंडा था तब सुख था, मुगलों का झंडा लग गया तो दुख हो गया, अंग्रेज झंडा लेके आ गए दुख है। कांग्रेस ने अपना झंडा लगा दिया हमारे निषादों के डंडे में तो कांग्रेसी हीरो हो गए, निषाद जीरो हो गए। तो अब निषादों ने अपने डंडे में अपना जय निषाद राज का झंडा लगा लिया है। उसे अब सुख चाहिए, जो सुख मिलेगी जब उसकी अपनी भागीदारी मिलेगी रोटी कपड़ा और मकान मान सम्मान स्वाभिमान में। तो इसके लिए इसने निषाद पार्टी खड़ा और बड़ा किया है। वो चाहता है कि दुख का राज खत्म हो जाए, सुख का राज आए। तो अगर आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आप दलितों की राजनीति करते हैं, तो सही माने में उनके लिए व्यवस्था तभी होगा जब आप सबको भागीदारी देंगे और सदन में कानून बनाएंगे। उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो 2017 में भी वो बुलाए थे, लेकिन 12 सीटें देने की बात की और उन्होंने टीवी पे चलाया। 2017 में नहीं आए, अब हम अलग से लड़ गए तो हाथी साइकिल हार गए। तो फिर उन्होंने गलती स्वीकार किया और हम 2018 में आए, और आए तो उपचुनाव जीते। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, दो, एक सांसद, एक विधायक हारे। तो उसके बाद इनको लगा कि नहीं सब हम लोग हार रहे हैं। ये लोग पहले तो हमें अपने चुनाव चिन्ह से लड़ाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करेंगे, हमें न लड़ना है। लेकिन अभी एक रिसेंट उपचुनाव तो सपा ले गई जीत करके। वो तो पहले भी नहीं थी, भाजपा के पास आज भी है। वो कुछ न कुछ छोटी मोटी गलतियों त्रुटियों की वजह से। तो 2019 में मोदी जी ने अवसर, इन्होंने दरवाज़ा जब बंद कर दिया तो मोदी जी के पास आए, तो उन्होंने तो खुद ही अपने से दुख लिया है। हम लोगों तो अंतिम में सारे अपने घर भर का टिकट घोषित कर दिया, सब दोनों चरणों में घोषित कर दिया, तीसरा चौथा रह गया। तो अब बताइए कि जो सहयोगी दल है, ठीक है, हम मान लीजिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको है कि कहीं निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन नागेंद्र पटेल वो भी पिछड़ी जात का था, जो वहाँ जो है फूलपुर में उप मुख्यमंत्री को हरा के जीता है, उसका क्या दोष था, उसको क्यों नहीं दिया? इसके मतलब युवा और नई जो इतिहास रचने वाले हैं वो न खड़े बड़े हों, तो उनके सलाहकारों ने किस तरीके से, तो सलाहकार आज के दिन में उन्हें बनवास रखे हैं। अच्छा, लेकिन संजय जी आप खुश बहुत हैं और आपकी कोशिश है, आपका प्रयास है कि योगी जी के साथ मिलकर के आप राम राज लाएं, मोदी जी के सपने को साकार करें, लेकिन इस खुशी के पीछे कहीं आप ये तो नहीं भूल रहे कि भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप भी लगता है कि वो क्षेत्रीय दलों को, छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर खा जाती है। अब आप मछली पालन मंत्री हैं तो मगरमच्छों के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये डर आपको नहीं सताता कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मर्जर हो जाए या पार्टी खत्म हो जाए या हम खो जाएं इस जो नाविक होता है वो कभी नहीं डरता है समुद्र में। आपने देखा होगा सबको डर लगता है, उसे नहीं डर लगता है, क्योंकि उसे वो विद्या आती है तैरना। आज के मछली के बच्चे को मछली तैरना सिखाना नहीं पड़ता। हम लोग निषाद राज के खून हैं, राजनीति कैसे होगी वो अभी किसी से सिखाने की जरूरत बड़ी अच्छी तुलना दीजिए। रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी कहलाते थे, नहीं हम वो चाहे कि किसी की भी सरकार आ जाए मंत्री बनते थे। नहीं हम उसकी बात नहीं, मैं हार गया था 2017 में तो भी ऐसे खुश था। हार से सीखा कि पहली बार में कम से कम जो ये मछुआरों के आरक्षण में मछुआरों के हिस्सा खाने वाले लोग जो रोड़ा थे, तीन कांग्रेस सपा बसपा कि 2014 में जब मैं आया पहली रैली किया और एक ही आंदोलन किया यहाँ लखनऊ में, और पता चला जब हमारे लोग घेरा कर लिए कांग्रेस से कि ये हमारी फाइल गायब कराते हैं आरक्षण, ये विरोधी हैं, हमारा हिस्सा लेदरमैन और मिल्कमैन को देती हैं और फिशरमैन को सताती हैं, फिशरमैन को खाली वोट लेके धोखा देती हैं। तो हमारे लोग कांग्रेस का छूना बटन बंद कर दिए, कांग्रेस ही हो गए। फिर हाथी साइकिल को भी देखो, कांग्रेस तो साफ हो गई, साइकिल हाथी साफ हो गई। ये बात कह के आप बीजेपी को भी सचेत कर रहे हैं कि अगर हमको अगर हमारी पार्टी ने बटन नहीं दबाया तो संकट में आ जाओगे। तो और सपा हाफ हो गए और भाजपा साथ हो गए, आज के दिन में सत्ता में आ गए। 2017 में आए, तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग 2017 में हम 70 सीट लड़े और 70 सीटों में हम 7 लाख वोट आया
और 7 लाख वोट में हमें एक अवसर, अच्छा इतिहास बचा। एक मेरा विधायक आया, हम कह रहे हैं कि कई जगह पर हम रनर रहे, अच्छे जगह पर। ये लोग जहां हमारी आबादी गिनते थे कि 5000 हैं, आई 5000 इनको केवल 5 दिन पौआ पिलाओ, 5 दिन मीट मीट बतियाओ, आई झुआ बार वोट ले लो। लेकिन रिकॉर्ड में क्या कहते थे? 5000। तो हमारे नेता होता जो घूमते थे इन पार्टियों में कुर्ता पहना के यार निषाद को टिकट दे दिया, हमें वोट दे दो, कहीं जिता के लाए, पिछली सीट बैठा। तो नेता भी नहीं जानते थे कितना वोट मेरा है। अच्छा। लेकिन जब मैं लड़ा चुनाव निषाद पार्टी का, तो मैंने निषादों ने वोट दिया 40,000, 50,000, 60,000, 35,000, 20,000। तो पता चला कि ये लोग 3,000, 4,000 वोट से हार गए। तब पता चला कि निषाद नेताओं को भी हमारे पास इतना वोट है, भाजपा को भी पता चला, सपा और बसपा को भी पता चला। और मेरा जो मुद्दा है, मैं देखिए किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान माइनस कर दीजिए तो जानवर हो जाएगा। तो मान सम्मान स्वाभिमान पहले चाहिए, फिर रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो मेरा मान सम्मान स्वाभिमान तीनों निषाद राज के किले से जुड़ा हुआ है। 37 बरस पहले उस किले की खुदाई हुई, सारे खजाने वहां से लूट के कहाँ लेके चले गए। जब हमें पता चला निषाद राज किले पर, तो मैं अपने 47 साल के वैभवशाली जीवन को, जो मैंने डॉक्टर बना था, कैरियर अच्छी प्रैक्टिस करता था, आज जितनी तनख्वाह एक महीने मिलती है मेरे एक दिन की आय थी। मैं अपनी तनख्वाह मंत्री के लिए नहीं आया हूँ, आज खुशी से पता है, सबको जग जाहिर है। इसीलिए निषाद मेरे साथ है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो त्याग करके आया हूँ, संन्यास लेके आया हूँ, कि आज जितना एक महीने में 1,25,000 के आसपास तनख्वाह है, और हमको उससे ज़्यादा डेली हमारा इनकम था। अब सोच लीजिए कि आज कैसे मैं हूँ। तो मैं जब निषाद राज किले गया तो मैंने संन्यास लिया और संकल्प लिया कि ये संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, कि ये तो हमारे समाज को केवटा मल्लावा कश्यप कहरा धिवरा नीच जात के कफन में दफन कर रहे हैं। ये तो जीन जेनेटिकली है, ये तो इनकी सोच बदलना पड़ेगा। ये तो सोच से नीचे हैं, सोच से गरीब हैं। तो हमने देखा कि जब इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद में आया मैटर जो आपने कहा कि सोच हमारा काम है, हम नेता नहीं, हम लीडर हैं। टीचर कम है, मतलब हम लीडर कम है, टीचर ज़्यादा हैं। तो सोच बदला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1949 को एक 60 अपर कास्ट के लोगों की बैठक की और उन्होंने कहा, देखो टुडे वी आर यू एंड अपर कास्ट इज चूजन बाय गॉड, द कंसेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। ये दुनिया में एक मैसेज है कि ऊंची जात के लोग भगवान के भेजे हुए आदमी हैं। लेकिन वन मंथ बिफोर 25 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया, क्या एक महीने पहले संविधान लिख गया और एक महीने बाद, मतलब 26 जनवरी 1950, मतलब 26 दिन बाद ये संविधान लागू हो जाएगा। वी आर यू एंड अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड। ये भगवान का चुना हुआ आदमी नहीं रह जाएगा, ये जो चूजन बाय पब्लिक चुनेगी तो बड़े रह जाओगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोच बदला कि भाई ठीक है, भगवान के सहारे रहो, अब तुम्हें संविधान बड़ा करेगा और संविधान में असली भगवान वोटर है असली भगवान। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिनको सोच बदला और राजनीतिक हो गए, आज वो ऊपर हैं। और हमारे लोगों की सोच क्या हुआ, तुम केवटा मल्लावा बिंदवा, तुम्हें भगवान ने गरीब। उन्होंने कहा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अदर कास्ट इज रिटर्न बाय गॉड, कि दूसरी जातियां भगवान ने उन्हें वापस भेज दिया है कि जाओ बड़े लोगों की सेवा करो तो बड़े हो जाओगे। तो पता चला कि अब वो सेवा में है। लेकिन ये जो संविधान लागू हो जाएगा तो उसमें 23% लोग, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, ये 66 समूह ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपर इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में उन्हें अनुसूचित जात की सूची बना रखी है कि बिना लड़े, बिना किसी मेहनत के ऊपर रहेंगे। लोकसभा में ऊपर रहेंगे, विधानसभा में, विधान परिषद में, विधान नौकरी में, पैसे में, बजट में, हर जगह ऊपर रहेंगे। और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, ये खानदानी सुरक्षा दी जा रही है कि उस जगह पर ऊंची जात का आदमी नहीं लड़ेगा लोकसभा में, विधानसभा, विधान न उसकी नौकरी पर कोई आदमी नौकरी। तो ये लगा कि ये तो निषादों का जगह भगवान में भी ऊंचा रखा है। निषाद राज के वंशज अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, भगवान को भी पार उतारा निषाद राज को, और मुगलों अंग्रेजों को मौत के भी घाट उतारा और संविधान बनवा दिया। संविधान में लिखा है, और संविधान में चूंकि 5 साल 16 दिन ये जातियां क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, तो ये जेलों में बनती। संविधान लागू हो गया, पहला चुनाव ऐसे हो गया। तो ये जान नहीं पाए कि हम मर जाए। तो ये मैं संकल्प लिया कि निषादों को जगाऊंगा, उनकी सोच बदलूंगा कि तुम नीच नहीं हो,
तुम खून में भी ऊंच हो, निषाद राज के वंशज हो, रूलिंग कास्ट तुम्हारा है, तुम्हारे खून में भगवान राम और निषाद राज उस समय सुख लाने का कानून बनाते थे, तो यू आर पॉलिटिकली जेंस है। और दूसरा तुम्हारी संवैधानिक सोच है कि संविधान में तुम सुरक्षित हो और ये धोखेबाज लोग हैं उनसे दूर हो जाओ। मैंने पर्दाफाश रैली शुरू कर दी और धोखेबाजों के लिख दिया कि ये तुम्हारे लिए कैसे अन्याय करते हैं। तो तुम्हारे लेदरमैन और मिल्कमैन तुम्हारे जो सुरक्षित सीट पर उसको नौकरी पर कब्जा करें। तुम्हारे 18% आबादी है तो 18% नौकरी, 18% राजनीति, 18%। मैंने उन्हें जब पढ़ाना शुरू किया, 80 सीट अनुसूचित जाति के नाम में सूचित है उत्तर प्रदेश। आप जो कहे ना कि मछली वाले मगरमच्छ को ध्यान में रखते हैं, तो कोई व्यक्ति सुरक्षा नहीं करता, दो व्यक्ति, ईश्वर सुरक्षा करता है और दिमाग सुरक्षा करता है और संविधान सुरक्षा देता है। तो जो संविधान से सुरक्षित है, कैसे अनुसूचित जातियां संविधान से सुरक्षित हैं। संविधान पहले दलितों के ऊपर कितना अन्याय होता था, उनके नेता तो नहीं कुछ कर पाए, जगजीवन राम थे और जगजीवन राम जैसे लोग थे, फिर भी दलितों पर अत्याचार होता था। लेकिन जैसे उनका टोपी झंडा नारा आ गया, पार्टी आ गई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पूरे देश में दलित सुरक्षित हो गए। तो आज के दिन में संविधान में सुरक्षा मिला है और संविधान की सूची ये बनी हुई है, ये 66 समूह है, इसमें 53 नंबर पर मझवार हैं। और ये मझवार की पर्यायवाची जातियों को ये राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन करता, ये संविधान निषादों को शेर बनाता है, तो शेर को तो नहीं कोई खा पाता है ना। तो ये मछली रहेंगे तो खा जाएंगे। आप सलाह भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। नहीं, ये शेर एक कागज पन्ना है, इसमें लिखा अनुसूचित जाति की सूची है और ये सिन्नोम है और जेनरिक नेम है। इसमें यहाँ लेदरमैन है, यहाँ वाशरमैन है, यहाँ 53 नंबर पे फिशरमैन है, केवट मल्ला है, माझी मुजाविर राजगुण, ये मझवार है। तो अनुसूचित जाति का हकदार है, सुरक्षित है। ये बेईमान लोग सपा बसपा कांग्रेस ने इनके केवट मल्ला को पिछड़े में डाल दिया, तो इसलिए असुरक्षित हो गए। तो इसीलिए तो मैंने कहा रोड़ा है, हटा तो साफ ही हो गए, ये हटा दो इनको ना। और इसमें देखिए ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ कि जो ऑक्यूपेशन जिसका जो है फिशरमैन होगा अनुसूचित होगा। इसके लिए मैं इसकी जो फाइल थी, पब्लिक फाइल 74/4/1950, देखिए इसलिए हम सुरक्षित और सफल रहेंगे कि धोखेबाजों लोगों ने इतना गंदा खेल खेला है कि पब्लिक फाइल 74/4/50 देश के मछुआरे हमारे साथ हो रहे हैं और उनके साथ साथ क्राफ्टमैन भी आ रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक सर्वे, एक नोटिफिकेशन मंगाया था, प्रस्ताव कि कौन लेदरमैन हुआ, मिल्कमैन हुआ, फिशरमैन हुआ, कौन जातियाँ होगा, विलियम कुक और आर.बी. रसेल और हीरालाल के अनुसार। वो पब्लिक फाइल गुम करा दिया इन लोगों ने अभी होम मिनिस्ट्री से। लेकिन मैंने क्या है योगी जी को पत्र लिखा, भाई देखिए साथ आने का, मित्रता होने का धर्म निभाए। योगी जी ने पत्र दिया कि मैं हमारी गिनती 1961 में 60 लाख थी, मझवार नाम से 70 लाख, और हमारा केवट मल्ला पिछड़ी में डाल दिया, हमें 7000 कर दिया। ये मारने वाले लोग हैं, हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, हमें पिछड़ी में। और राज्यपाल ने 31 दिसंबर ये हमने उनको पत्र दिया कि 31 दिसंबर 2016 सपा जाते जाते पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश 1994 SC/ST OBC आरक्षण अधिनियम धारा 13 में राज्यपाल को पावर है, कौन OBC होगा कौन नहीं रहेगा। दिल्ली के राष्ट्रपति को पावर है, कौन SC रहेगा, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ राज्यपाल ने गलती सुधार ली, उन्होंने कहा नहीं, केवट मल्ला, माझी मुजाविर, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कंवर, धीवर, रैकवार ये पिछड़ी नहीं रहेंगे, ये देखिए सूची में से निकाल दिया। हमें ये निकाल दिया, इसके मतलब हम सुरक्षित हो गए। तो योगी जी ने जब पत्र लिखा RGI को, RGI ने एक्सेप्ट किया। RGI ने कहा कि नहीं, ये सरकार ने पत्र लिखा, RGI ने ये देखिए यहाँ ये चिन्ह है शेर बनाता है। ये लंबी लड़ाई आपने ये इसमें RGI ने लिख दिया कि 1950 से लेके आज तक मझवार हमारे यहाँ है और ये केवट मल्ला मझवार के यहाँ अनुसूचित जाति की सूची में गिनती हुई थी उत्तर प्रदेश की। तो RGI गणना कराती, RGI एक्सेप्ट करती है, RGI सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो मैं इसलिए साथ में योगी जी के हूँ कि भाई 2018 में 2017 आए तब सपा बसपा को कम वोट इधर लाए तो हार गए और भाजपा जीत गई। 2019 में आए, ऐतिहासिक जीत हुई, सपा बसपा एक रही, हम 19% 18%। यानी अगर योगी जी भी आपको साथ लेके नहीं चले तो ये भी जाएंगे? देखिए साथ लेके चलेंगे, चूंकि हमारा मुद्दा उनका, हमारा जो मुद्दा है वो उनके एजेंडे में था।
पहले योगी जी हमारी लड़ाई लड़ते थे, सदन में आवाज है, हमारे 80 की लड़ाई वो लड़ते रहे। अब आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं। वो जब हमारी लड़ाई वो खुद नहीं लड़ते रहे, तो उनके एजेंडे में है कि निषाद। चलिए, आरक्षण की लड़ाई तो आपने इस तरह से बाकी और में कि हमने जो वोट डलवाया उत्तर प्रदेश में, तो 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास, निषादों को एक मुश्त वोट। क्यों? क्योंकि एक्सपोज हो गया कि हाथी साइकिल पंजा, ये लोग अन्यायी लोग हैं, वोट लेते हैं, धोखा देते हैं, हमारी नौकरी पर कब्जा करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि इनके नौकरी पर कब्जा करो। तो कुछ करना नहीं है योगी जी, अब केंद्र को परिभाषित करना है। ये लिखा हुआ उत्तराखंड में इन्होंने कर रखा, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है और उसमें प्रजापति कुमार प्रमटा है। इसी तरीके से कहा जाए मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसके सूची आ जाएगी परिभाषित और मझवार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और तुरैया ऑलरेडी अनुसूचित में है ही है, दूसरे बेईमान लोगों ने पिछड़े में डाल दिया। तो महाराज जी, माननीय मोदी जी, योगी जी, क्योंकि देखो हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग राजनीति के माध्यम से लोगों को हिस्सा दिलाने आए, सेवा करने आए। ये लोग राजनीति से मलाई खाने आए हुए हैं। राजनीति में आओ और तो खाली कटोरी रह गई उनके हाथ में। भाई राजनीति आओ और दूसरे की नौकरी पर कब्जा करके चम्मच से कटोरी भाई। बजा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी पर कब्जा कर रखा। मिल्कमैन अपनी संख्या से 100। किसकी नौकरी है? हमारे लोगों की है ना। तो अगर आज बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए का चूंकि एक इतिहास है 25 साल का, आप देखो 25 महीना भी नहीं है गठबंधन, माननीय सपा का, बसपा का, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा भी 2025 महीना नहीं जो गठबंधन चल रहा हो कांग्रेस का, तो यहाँ 25 साल से गठबंधन हो भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी के साथ साइकिल तक चला ली उन्होंने, तो ऑलरेडी तो मानेंगे। तो अगर 25 साल से जो गठबंधन चल रहा हो तो वो आराम से चलेगा, क्योंकि हम लोग मुद्दे के हल के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हम फिशरमैन के पूरे देश के मछुआरे इससे पीड़ित हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना भी आजकल एक मुद्दा बन गई है, उस पर भी बहस चल पड़ी है। इस पर आपका क्या स्टेक है, क्या आपका मानना है? ये षड्यंत्र है और धोखेबाजी है। ये लोग ये चाहते हैं, क्योंकि ये थे तो गिनती कराए नहीं, इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी ना, चाहते तो करा लेते हैं। भाई जनगणना कराने के लिए तो मैं पहली बार गया तो आज महाराज जी ने देखो बोला भी अभी सदन में कि भाई जनगणना के लिए मांग करने गए थे ना, हम लोग मांगते हैं। और रेल ट्रैक आंदोलन में इन्होंने गोली चलवाई, एक भाई मारा गया और 302 फर्जी मुकदमा डलवा दिया। तो इनसे पहले तो हम गणना मांग रहे थे। अब गणना कैसी होनी चाहिए? जो संविधान में लिखा हुआ। भाई हमारा 1931 से लेकर 1991 तक 80 में गिनती होती थी और मझवार का 80 प्रमाण पत्र भी मिलता था। तो हमारी गिनती ओबीसी में क्यों कर दें? तो इन लोगों ने पहले धोखे से तो इन्हें ओबीसी बनाया और हमने निकलवा दिया। तो ये चाहते हैं कि ये जातियाँ, बट हम आरजीआई एक मुद्दा उठा क्यों? दो बिंदु हैं इनके उठो। जब आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो ये आ गया कि नहीं, अब ये अंतिम लड़ाई है, संविधान में है, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि दिल्ली में हम जाएंगे, निषाद पार्टी इस बार जाएगी, वकालत बन के जाएगी, अभी नहीं तो अगली बार हो जाएगा। तो 80 सीट जो अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश में है, उसमें 70 सीटें निषाद बाहुल हैं। जो 20 सीट टारगेट बड़ा है, 20 सीट का जो लोकसभा है, उसमें लगभग 16 सीटें निषाद बाहुल है, 3.5-4 लाख वोट है। तो वहाँ भी 50,000, 7,000, 80,000, 90,000 एक वोट। तो ये चीज़ें उनके हाथ से निषाद लड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि अब वो लोकसभा का आरक्षण है, उन्हें नौकरी और शिक्षा की तरफ ध्यान दो, लोकसभा भूल जाए, चूंकि ये आरक्षण की किताब जब छापे हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि जब पिछड़ा बना लिया था, एक बार गिनती करा लेंगे पिछड़े में, तो ये कैप्सूल लग जाएगा कि निषाद अनुसूचित नहीं है, जो फिशरमैन अनुसूचित नहीं है, ये इनकी खानदानी सुरक्षा नहीं है, इनको जमीन जायदाद नौकरी सब लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ये कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है। गिनती डीएम करने नहीं जाता, लेखपाल करने जाता है, सेक्रेटरी करता, मास्टर करता है, नीचे के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। और इन लोगों ने, इनकी संख्या तो 100 गुना ज़्यादा है। बात समझते? तो बिहार में क्या किया कि भाई मिल्कमैन में अहिर, ग्वाल, थड़ोर सबको एक कर गिन लिया,
एक जगह कि इतना हमारा जो पौआ पौआ में थे उन्हें झुआ भर बना दिया कि हमारी संख्या इतनी है, हमारे लोगों को मनोबल बढ़ जाए, चूंकि यादव भी अब उनके दूर से था और हमारी संख्या झुआ भर है निषादों की, उसे वो पौआ पौआ में बांट दिया। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर पटपर माझी मझवार जो है वो। तो ये सबको टुकड़े में दिखाना और बाकी अपने को इकट्ठा, तो ये दो लोग अपने को चला करके वो देखना हम तो चाहते हैं गिनती हो। भाई गिनती तो होती है 1931 से, भाई 1931 से 1941 तक गिनती हुई। उसमें जब अनुसूचित में 1949 में 1950 में जब संविधान बनने लगा तो उस समय वाई के भंडारण चीफ सेक्रेटरी थे। सभी राज्य सरकारों को उन्होंने एक पत्र लिखा कि जो एससी 1931-41 एससी है वही मान लिया जाए। हम 1961 में 70 लाख गिने गए, 91 तक हम गिनती होती रही, लेकिन हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया गया। तो ओबीसी में डालने से इनको बहुत था, जैसे सत्ता सुख देता है और सुख सरकार से मिलता है राजनीति, और सुख शहर में है और शहर सब नदियों के किनारे है, नदियों के किनारे निषाद हैं। इनकी जमीन कैसे उनके घर बनेंगे, हम 80 में थे तो लिखवा नहीं पा रहे थे, परमिशन लेना पड़ता था। तो इनको ओबीसी में डालो, जमीन खरीद लो, पैसा उनके पास, हमारे लोगों को भट्ठी खुलवा दिया, पौआ पिला दिया। अब इनका काम ही एक ही है, भाई झुआ भर वोट को पौआ पिलाओ और 5 साल 5 दिन बतियाओ, 5 दिन पिलाओ, 5 दिन खिलाओ, वोट लेके 5 साल अपना सत्ता में आओ, 5 साल इन्हें लतियाओ, अपने पावर में रहो, इन्हें पाँव में रखो। तो मैंने इनको बताया अपने निषादों को कि भैया तुम्हारा खून तो पावर वाला था, निषाद राज पावर में थे, हाँ तुम पौआ पी के पाँव में जा रहे हो। तो मेरे लोगों को अच्छा लगा कि नहीं पौआ चाहिए कि पावर चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं पावर चाहिए। तो हमने कहा पावर तो विपक्ष के पास है नहीं, पावर तो मोदी योगी के पास है। तो कहना हाँ मुझे और देखिए समझ में आ गई आपके लोगों को आपकी बात। आज आप मंत्री हैं और योगी जी के आप बिल्कुल सहयोगी हैं। अच्छा एक बात की और मुझे बधाई आपको देनी बनती थी, क्योंकि आपने कोर्ट केस की बात की, माननीय उच्च न्यायालय ने आपका मामला वापस लेने की मंजूरी दे दी है। राजनीति से प्रेरित था वो सब कुछ जो भी था क्या? अब सोच सकते हैं कि हम लोग, हमारे लोग रेल आंदोलन किए, पटरी तो उखाड़ा नहीं, न पटरी तोड़ा। इनकी जीआरपी, चूंकि भाई एक आरपीएफ होते एक जीआरपी होते, जीआरपी ने मुकदमा लिख दिया, नहीं पटरी उखाड़ दिया, पटरी तोड़ दिया, उसका कोई एविडेंस दिया नहीं, मुकदमा चल रहा है। गोली उन्होंने मारा, उनके लोगों ने, पूरे 50,000 लोग थे, गोली मारा, सामने वीडियोज है, गोली मारा, ले गए इलाज बिना, मार दिया। हमारे 37 लोगों को पकड़ के बंद किया उस दिन रात में, निषाद होने के नाते। कहाँ थे, कौन जेल, कहीं सड़क पर कहीं है, कार्ड है, आधार कार्ड बंद कर दो। 12 बजे रात को एसपी आते हैं उनके और पूछते हैं इसमें पढ़ा लिखा कौन है। तो हमारे लोग सोचे पढ़ा लिखा है तो छोड़ देंगे। एक ने कहा हम एमएससी हैं, एक ने कहा हम ग्रेजुएट हैं। उन दोनों को कट्टा दिखा दिया और कट्टा फर्जी दिखा के उनका 302 मूल्य बना दिया, हमें भी बना दिया। अब फिर देखिए 7 महीने तो मैं छुपा था, जब हम सरेंडर किए सबकी जमानत कराने के बाद, तो हमें इनकी सरकार ने तन्हाई में रखा, जिसे लगता दुनिया हम बड़े अपराधी हैं। अब सोच लीजिए क्या दर्द दिया। आज के दिन में सब फर्जी मुकदमे, इसलिए सरकार ने संज्ञान लिया। ऐसे मुकदमे तो ले नहीं सकते हैं, हाई कोर्ट उसका एनालिसिस करता है मुकदमा लेने लायक है कि नहीं, फर्जी है क्या है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मुकदमा। अभी 302 मुकदमे अभी ऑर्डर, ये रेल ट्रैक वाला मुकदमा था, अभी 302 वाला भी है, वो भी ऑर्डर हो जाएगा। जब एक फर्जी निकल गया तो वो भी फर्जी निकलेगा। आपने बताया जब पुलिस वाले आए तो उनको लगा कि कम पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन कोई एमएससी था, पढ़े लिखे लोग थे आपके जाति में। तब भी आप संजय निषाद जी ये मानते हैं कि नए भारत के लिए आरक्षण जरूरी है? जब आप इतने पढ़े लिख गए, इतनी योग्यता रखते हैं, तब भी क्या आरक्षण जरूरी है? हम चाहते हैं कि आरक्षण जरूरी उनके लिए है कि जो निचले पावदान पर है। मतलब इस आरक्षण में क्रीमी लेयर लगना चाहिए। जैसे हम सांसद हो गए, हम मंत्री हैं तो बेटे सांसद हैं, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। आरक्षण रिक्शा पुलर को जरूरत है, नीचे वाले को। लेकिन आरक्षण में 2 तरह का आरक्षण है, एक तो नौकरी शिक्षा में पैसे में है, एक संविधान में जो लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव चुनना, जिस जगह पे जिस व्यवस्था में जिसकी प्रतिनिधित्व न हो, उसको जितना रिप्रेजेंटेशन न हो, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज कॉल्ड रिजर्वेशन। जिस सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन न हो उसको रिजर्व कर दो। तो निषादों का रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, संख्या हमारी जितनी उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आज 23% जो अनुसूचित जाति की सूची है
उसमें केवल लेदरमैन तो है नहीं, उसमें 66 समूह है, 66 समूहों का होना चाहिए ना। हम कहते 80 सीट है तो 80 सीट पर 80 व्यक्ति को होना चाहिए उसमें। तो जब रिजर्व में रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होगा, तभी तो पाएंगे। ऑलरेडी आज के दिन में किसके पास इतना पैसा है, निषाद के पास उजड़ा परिवार है कि जाके सामान्य सीट पर लड़ लेगा। हम कहते रामचरित्र निषाद को मानने ये मतलब भाजपा ने लाके मछली शहर सीट सुरक्षित से लड़ाया था। तो ये जो फंडामेंटल राइट है आरक्षण का, ये इसलिए दिया गया कि रिप्रेजेंटेशन हो और वो अपने समाज का जाके हिस्सा लेगा। तो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो आ नहीं पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो फिर वो अधिकारी के बेटे ही अधिकारी बनते रहेंगे। उनके लिए कानून कौन बनवाएगा? आज हम निषाद हैं तो देखो मछुआ कल्याण को उसकी स्थापना करा दिया, और नहीं आते तो कौन उनको पूछ रहा था 70 साल में? उनको शिक्षा के लिए कहाँ पैसा था? वो तो बिना फीस के बेचारे पेंट पॉलिश करने जाते थे। भाई देखिए, अपर कास्ट में आरक्षण दिया 10%, आवश्यक नहीं होता तो देते तो। जो आरक्षण विरोधी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आरक्षण विरोधी है, लेकिन जब सत्ता में आई, जब एनालिसिस किया तो पाया कि नहीं, अपर कास्ट में भी बहुत निचले पावदान पर हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अपर कास्ट हमेशा कांग्रेस और सपा बसपा को जिता रहा, लेकिन ये गरीबों की तरफ एक कानून है। तो जैसे इन्होंने मोदी को जिताया तो उन्होंने देखो महिलाओं को किस तरीके से रखा था, उन्हें आरक्षण दिया। तो अगर सदन में महिलाओं को 23% आरक्षण, 33% इसलिए है कि उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पा रहा, उनके लिए कोई लड़ नहीं पा रहा। तो आज के दिन में मोदी जी इसीलिए कि संविधान समितियां रिपोर्ट दी हैं तब महिलाओं का आरक्षण मिला। ऐसा तो नहीं आंख मूंद के कोई उठा और दस्तखत कर दिया। भाई पार्लियामेंट में हुआ, कोर्ट ने कहा, सबने कहा, तब महिलाओं पर बिल आया और हुआ इतने देर बाद किया। आज अपर कास्ट का भी सर्वे हुआ कि नहीं, उनके भी गरीब हैं। तो जब गरीब निषादों में हैं, जो ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी कि 10 साल में समाप्त हो जाए, ये कब समाप्त हो जाए? जब उनका रिप्रेजेंटेशन सही कर दिया जाए। तो वही शुरू में गलत हो गया ना कि भाई अनुसूचित जाति की सूची पर केवल लेदरमैन का कब्जा हो गया। बात समझ गए? ठीक। बाकी कुछ रहे तो चलिए, आरक्षण को आपने जस्टिफाई कर दिया अपने तरीके से। भाई एक बड़ा घोड़ा मजबूत, कमजोर घोड़े और मजबूत घोड़े को एक चने के टोकरे में डाल लेंगे तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो कमजोर वाले को तो अलग से व्यवस्था देना पड़ेगा ना। एक का किसी का पैर कटा हो और एक मोटरसाइकिल कह रहा दौड़ो दोनों साथ में, कैसे दौड़ेगा? तो वो अपंग वाले को तो देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने तो, मुगलों अंग्रेजों ने तो अपंग बनाया ही था। ऐसी 193 जातियां हैं जो रोड पर घूम रही उत्तर प्रदेश में, 578 जातियां पूरे देश में जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। तो जिनका पैर कटा हुआ 70 साल कमजोर, हम तो विज्ञान की व्यवस्था ने आरक्षण, कमजोर पेड़ में कमजोर फल होता है, कमजोर फल कहीं लगता तो कमजोर पौधा होता है। तो कमजोर लोगों के लिए व्यवस्था दी गई थी, इसलिए इसकी आरक्षण की व्यवस्था इसमें मिलनी चाहिए। संजय जी, आप अपने लोगों को खुश कर गए, आपके लोगों ने आपको खुश कर दिया, आप योगी जी को खुश कर रहे हैं, योगी जी आपको सहयोग करके खुश कर रहे हैं। फिर निषाद आर्मी से क्या मनमुटाव हो गया? मतलब वो क्यों अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए? अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निषाद आर्मी कोई आपकी पार्टी के खिलाफ कल को खड़ा कर दिया जाए कि भाई आप ही के मुद्दों पर आपकी बात करते हैं, तो थ्रेटनिंग ना हो जाए कल को? मेरी बात सुनिए, आप उन्हें खुश नहीं कर पाए, क्या वजह क्या है? मेरी बात समझिए। दो तरह, एक तो जनता होती है, एक नेता होते हैं। हाँ। और नेता बनाए जाते हैं दलित में। जब आरपीआई बनी शुरू में, तो जगजीवन राम का नाम है, अम्बेडकर उसके अध्यक्ष है और उन्होंने पार्टी खड़ा बड़ा किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर आरपीआई रहेगी तो हर जगह 23% लोग ऊपर रहेंगे। अगर आरपीआई नहीं रहेगी तो 23% सीटों पर कांग्रेस से टिकट लेके वो कमजोर अवस्था में आएगा दलित, तो हमारे अंडर रहेगा। अगर आरपीआई से लड़के अगर चला गया तो अम्बेडकर जो है ऊपर रहेंगे। इसलिए अम्बेडकर के उस आरपीआई को काउंटर करने के लिए जगजीवन राम को बुलाया गया। उसके बाद देख लीजिए, बहन जी आ गई, किसी तरीके से कांसी राम आए, खड़ा बड़ा किया। जैसे मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी खड़ा किया तो रामनरेश यादव को ला दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, काउंटर करो। तो ये तो काउंटर होता रहता है हमेशा कि कोई नहीं, हमारा समाज जान रहा है कि हमेशा कोई न कोई जगजीवन राम बनाया जाएगा, रामनरेश यादव बनाया जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो मैंने 13 किताबें लिखी है, जो मैंने निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, देखिए हम ऐतिहासिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, वोटर ज्ञान, सारा कुछ हम उनको देते हैं, हम कुछ नहीं देते। हमारे पास एक ट्रेंड सेना है,
हम ट्रेंड सेना की बात करते हैं। तो ये जो निषाद आर्मी अनट्रेंड सेना है। ये कुछ है नहीं, हम कह रहे हैं कि ये सारे लोग बनाए गए लोग हैं किसी पार्टी के द्वारा। बीजेपी है वो पार्टी? अभी नहीं, अभी तो बीजेपी में एक मैं बताए जो नेता कुछ हैं जो कभी सपा बसपा में रहे, वर्ग 3 की जमीन छीनी गई, वर्ग 5 की वर्ग 3 मतलब आसामी दर्द था, निषादों को अंग्रेजों ने दिया था कि मछली मारेंगे खाएंगे, आसामी दर्द था। वर्ग 3 की जमीन रोजी रोटी जब छीनी गई बसपा में तब वो नेता नहीं बोल पाए। आरक्षण छीना गया बहन जी की तरफ से, मुलायम ने लिख दिया था, उन्होंने पहले ही 2 काम किया बसपा ने। तो ऐसे तमाम नेता हैं। जब हम आए भाई देखिए, जब आए तो अब निषाद पार्टी के पास वोट बैंक हो गया, तो सपा और बसपा कांग्रेस भाजपा सब ये कहते हैं कि भाई अब तो निषाद पार्टी में है, अब तुम्हें जो है वो निषाद पार्टी में जाओ, लड़ा देंगे। देखो हमने 5 टिकट दिया था, 3 निषाद लड़ा दिया। अब जो पहले से कुर्ता पहन रहे हैं 20 साल से, 10 साल से, 40 साल से, तो उनके दिमाग में है कि हम कैसे डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर थे और अभी 10 साल पहले आए और हम 30 साल के सीनियर नेता हैं, मंत्री हो गए। अब इनके पास हम टिकट मांगने कैसे जाए या हम इनसे सहायता लें, अब इनके पास जाने मतलब जूनियर होना। अब वो हमें सम्मान, हम तो बार बार कहते हैं आए, हमें विरोध भी करेंगे वो तभी हम उनको लड़ाएंगे। डॉक्टर विनोद बिंद मझवा से, बिंद मतलब निषाद, समाजवादी पार्टी में 10 साल थे, हमेशा पार्टी में खड़ा रहता था, सपा में जाके डिफेंड करते थे, लेकिन मर्यादित थे। और मैं जब माननीय गृह मंत्री से हमने कहा, सीट उन्होंने 10 दे रहे थे, हमने कहा हमें और 7 ठो चाहिए, 10 ठो चाहिए, निषाद कैसे लड़ेंगे? निषाद पार्टी, निषाद भाई हमारे पास तो निषाद पार्टी कहीं जीत पाएंगे निषाद भोजन भरी थाली से, हमें 10 सीट दीजिए। कहने का कहा हम क्या निषाद लड़ेंगे? कहना वो कैसे? हमने कहा कि निषाद कैसे जीतेंगे भोजन भरी थाली से पूरा, वो उसी जगह जीत पाएंगे, क्योंकि अभी वोट तो निषाद मिले, आपका वोट पूरा मिलेगा नहीं। तो कहा ठीक है, कितना? 10 हमने कहा नहीं, तो 5 दिया, 5 दिया, इसकी निषाद लड़ाना है। तो निषाद में 3 निषाद लड़ाया। तो सपा में थे, सपा ने टिकट काट दिया, तो भले विरोध में थे, हम आए लड़ाए ना, और पैसा भी दिलवाए चुनाव लड़ने के लिए। जो है आप देखे होंगे कि हार गए थे करछना में हारे हुए थे, और हारने के बाद वो जो है उनको टिकट नहीं मिल रहा था, भाजपा के हम हारे नहीं देंगे। हमने कहा अरे यार हम है ना, अब जिताएंगे, निषाद है, भले टिकट तो हम जिताएं, अपने सिंबल से दे दो, अपने सिंबल से हारे थे, हम हैं, इस बार जिता देंगे, निषाद पार्टी काट कोटे दे दो। करछना हमने जीता, तो करछना निषाद पार्टी बेटा, एक 3 निषाद हैं, 2 को और निषाद बड़े बड़े नेता थे, उनके दरवाजे पर भी गए कि आइए, क्या समाजवादी पार्टी के चक्कर में है, सरकार यहाँ बनेगी, हम जाने ग्राउंड पर मैं रहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जड़ खोजता कि कितना रोग है, कैसे ठीक होगा। अब आइए, नहीं आए, आज मंत्री होते। हमने कहा आप मंत्री बनिएगा, हम कांसी राम हैं, हम निषादों कांसी राम हैं, आप आइए चूतिए मंत्री बनिए, आप पहले मंत्री रहे, नहीं लड़े। अच्छा चलिए, उनका 2-3 निषादों का। तो ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी लोग अपने से, उसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है, वो लोग हैं जो भाजपा के खिलाफ की वोट डलवाते हैं। अरे तो निषाद पार्टी का कैंडिडेट है, भाजपा का सिंबल लिया, अरे भाजपा का सिंबल लिया है, निषाद पार्टी भोजन भरी थाली अलग नहीं है, उसको ना देना। तो वो सारी भारतीय जनता पार्टी जान रही है। चलिए मान लिया कि निषाद आर्मी को बरगलाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है, उनको बनाने में हाथ नहीं है, जो लोग आपके साथ नहीं आए ये भी मान लिया कि आपके साथ ना आकर के उनका नुकसान हुआ। उन लोग क्या मालूम है, ये सब लोग जैसे वो सारे लोग छोटे छोटे नेता हैं, और हम जब से आए हैं तब से अधिकारियों में एक दबाव रहता है निषादों को सुनना, जो जिसकी ज़मीनें हैं, तो ज़मीन है, वो सब ज़मीन के व्यापारी हैं। तो ज़मीन जैसे वो आया सुरक्षा मांगने, तो ये उसके पास पहुंच जाते हैं कि चलो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम तुम्हारी ज़मीन सुरक्षित करा देंगे। पता चला उससे कम दाम में एग्रीमेंट करा दिया, बाद में दोनों समझौता करा दिया, आधे अधूरे दाम में ले लिया, बेचारे रोड। सब निषादों की ज़मीन खरीद के ज़मीनों के व्यापारी हैं। हाँ। वो लोग भाजपा के साथ इसलिए हैं कि हमें संरक्षण मिलता रहे और हमारा ज़मीन का व्यापार चलता रहे। वो तो भाजपा भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। चलिए, अपनी दुकान चलाने के लिए वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन आपने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ करके 12 सीटें जीती। आपको लगता है कि उस रेशो के हिसाब से निषाद पार्टी को सही प्रतिनिधित्व मिला है सरकार में? क्योंकि अगला प्लान आपका 37 सीटों पर लड़ने का है, तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हुआ? जिस बड़ी जीत के आप हकदार थे, जो आपने दिलाई, उसके बदले प्रतिनिधित्व ठीक मिला? 2017 में अखिलेश जी बुलाए थे समाजवादी पार्टी, हमारा मित्र उसमें रहता कृष्ण त्रिपाठी और एक MLC हैं, वो
वो कहे कि काउंसलर ने 12 सीट मांगा 2017। अब वो सीटें हमने उनसे मांगा था कि सपा कभी दूसरे नंबर पर नहीं रही होगी, लेकिन उन्होंने टीवी पे चला दिया कि सपा निषाद पार्टी, पीस पार्टी और सपा एक साथ मिलेगी। सब कैंडिडेट भाग गए, बाद में दिया ही नहीं। बस सोच लीजिए, 2017 में लड़े, एक विधायक बने। आज भारतीय जनता पार्टी से मैंने लिया, हम 15 सीट मिली थी, एक बाद में दिया उन्होंने 16, और उसमें से 11 हमने उनकी हारी हुई सीट ली, पहले वाली कि आपका है नहीं, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आप हमें हारी हुई सीट दे दीजिए, आपकी है नहीं, और बाकी हमारा कैंडिडेट है, आपका सिंबल है। ऐसे हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, कैंडिडेट हमारा है और सिंबल आपका है, ले लीजिए आप, हम कुछ आपसे लेने रहे। तो हमने अगर 12 जीता 11, तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम 6 निषाद पार्टी के सिंबल से, 5 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल, 11 हमारे हैं। एमएलसी मैं हार गया था, मैं एमएलसी हुआ, दोनों सदनों का नेता हुआ। आज के दिन में वकालत जरूरी है, नंबर के साथ साथ वकालत जरूरी है कि हम वकील, जैसे आज ही हम विधानसभा में बोल के आए हूँ कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार से परिभाषित हो कि निषाद कहाँ रहेंगे। राज्यपाल ने कह दिया कि अनुसूचित में माने जाएंगे, और यहाँ ओबीसी में गिने जाते हैं, तो हम खुद ही अपना पैसा अनुसूचित जात का 25% जो है खर्च करना, तो हम किस में खर्च करें, निषाद में खर्च करें। तो आज वकील हैं तब तो बोल रहे हैं, हम विधानसभा में भी वकील हैं, विधान परिषद में दो सदनों को वकील बन गया, और कैबिनेट में भी वकील हैं, 3 जगह वकील हैं। अभी से छोटा चीज क्या हो सकता है। और 11 विधायक भी हैं, और लोकसभा में भी एक वकील हैं। और जब मैं आया, हमसे पूछा गया, तो राज्यसभा में देखो जो है वहाँ के हमारे बाबूराम निषाद भी हैं। तो आज के दिन में हमारे चारों सदन में वकील हैं ना। चलिए, वकील आपने कहा कि आप हैं विधान परिषद के भी, वो 37 सीट जो आपने कहा लड़ने का, वो 37 हम अब 37 नहीं बल्कि 40 कहिए, 3 और हो गया। 40 सीटें निषाद बाहुल हैं, और उसमें मेरा संगठन है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट जो है वो मैं जीत के देने के लिए तैयार हूँ, एनडीए का। उसमें से वो कुछ हमें जो दे दें, नहीं समझे, जो हारी सीटें दे दे, जो दे दे, बड़े भाई हैं। हम सीट के लिए नहीं, जीत के लिए कहा। लेकिन हम 40 सीटें, एक आश्वस्त करता हूं उनको कि 4.5 लाख से 3.5 से 4.5, और 3 ग्रेड की हमारे पास सीटें हैं, 4.5 लाख वोट वाले, 3.5 लाख, 2.5 लाख वाले, तो ये उसमें हम 40 सीटें। और इसके बदले आपको क्या चाहिए होगा? डिप्टी सीएम का पद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लोगों का वो कहना था कि भाई कम संख्या वाले डिप्टी सीएम बन सकते थे, तो हमारी संख्या अधिक है। तो मेरे लोगों का आवाज़ था, मेरा नहीं था। हमारे कहने वाला भारतीय जनता पार्टी अगर हमें बनाई तो कुछ भी बना सकती है। तो आज के दिन में आज के दिन में मैंने माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, मैं अपने अभिभूत इसलिए हूँ, गौरवान्वित हूँ कि 70 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया, 75 साल में, जो कभी निषाद राज की धरती को प्रणाम किया हो। मेरे सम्मान को अगर बढ़ाया मोदी जी ने, 9 बार निषाद राज की धरती को प्रणाम किया हो, निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित करके हजारों करोड़ रुपया दिया हो, वहाँ भगवान राम और निषाद राज की बड़ी 56 फुट की मूर्ति लग गई हो, और आज के हर साल मैं मेला लगाता हूँ। 20 करोड़ 38 लाख रुपए दे के निषाद राज ऑडिटोरियम बन रहा, एक किला बन रहा है। तो एक मान सम्मान, स्वाभिमान बहुत बड़ा माने रखता है। माननीय गृह मंत्री जी जब चाहते तो मिलते हैं। कई दर्जन भर मंत्री रहते हैं, एक बार कंधे पर हाथ रखते हैं मोदी जी कि भाई निषाद जी क्या हाल है सब। तो आज के दिन में बुलाकर आधा घंटा 20 मिनट बात करना, पूरी दर्द सुनना, मतलब मेरे जैसा आदमी आपने देखा होगा कि समाज का वकील बन के कभी कोई भी निषाद प्रधानमंत्री के पकड़ में नहीं पहुंचा होगा, ज्ञापन देने की बहुत बड़ी बात हो। जब प्रधानमंत्री सब कर रहे हैं, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, और निषाद राज किला बन रहा, तीर्थ बन गया, वो गरीबों के लिए 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों के लिए अनाज, इलाज और सब दे रहे हैं। हमारे 39,000 करोड़ रुपया। अब सोच सकते हैं कि 67 साल में निषादों को कांग्रेस ने 3,000 करोड़ दिया था, और 6 साल में मोदी जी ने 39,000 करोड़। यहाँ मुख्यमंत्री संपदा और निषाद राज मशहूर। तो आज के दिन में जब हम नीति बनाएंगे, नेता से तो भला नहीं होता समाज का, ना, ठीक बात है, नीति से होता है। तो नीति मोदी जी ने बनाया है, नीति योगी जी ने बनाया है,
नीति बनवा रहा हूँ, तो नीति बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए वो गार्जियन हमारे हैं, तो गार्जियन जैसा है। और इसीलिए आप आजकल हिंदुत्व की भाषा भी बोल रहे हैं, उसको कितना न्याय संगत मानते हैं आप? मैंने सुना कि भाई आप प्रयागराज की मस्जिद में भगवा लहराने की बात करते हैं, आप कहते हैं जालीदार टोपी वालों से सावधान रहिएगा, तो ये सुर आपके क्यों हो गए? वो हमारे लोग हैं। हाँ, तो वही तो मैं, और आप वकील भी हैं, तो सबके लिए हमारे लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। माही लिखते हैं मल्ला मुसलमान हो गए हैं। हाँ, तो फिर उनसे सावधान रहने की क्या जरूरत? नहीं, हम ये कह रहे हैं आज के दिन में कि उसकी बात करने की इसलिए आवश्यक पड़ी कि हमारे लोग उस मिट्टी को हमेशा जाते हैं और राज तिलक लगाते हैं कि हम अब सोच बदलते हैं मिट्टी लगाकर। और जब वहाँ पहले हम पहली बार गए तो 24 लोग गए, फिर 2400 लोग गए, 24,000 गए, भी लाख जा रहे हैं, करोड़ों में आएंगे। वो जब भी जाते तो कहते साहब ये निषाद भगवान राम यहाँ सोए थे, ये निषाद राज का किला, ये हमारी विरासत है। अब मेरी विरासत दूसरे की हिरासत में कैसे रहेगी? ये हमें चाहिए। अब अभी तो हम किले को भी मांग कर रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट को दे दीजिए। जिस तरीके से आप अयोध्या का ट्रस्ट दिए हैं, आप चंपत राय जी हैं, तो उस किले को भी ट्रस्ट दीजिए, हमारा ट्रस्ट काम करेगा, विकास करेगा। तो अब मुसलमान धर्म में लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जब वो दूसरे की, जब त्रेता में तो निषाद राज भगवान राम थे, तो तब तो इस्लाम धर्म था नहीं, और वो जंगल था। और जब मैं गया तो छोटा था, इतना छोटा सा लोग हैं, तो हम सोचे कुछ होगा। बाद में पता चला वो बढ़ता गया, हमने डीएम को बोला ये तो गलत हो रहा है। तो आज के दिन हमारे लोग कहते हैं इसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे। तो आज के दिन में राम मंदिर पर भी मस्जिद आराम से बन रही है, तो हम तो अपील करते हैं ना कि उसको भी दूसरी जगह बना लें। क्यों झगड़े का जड़ रहेगा? और वो किला बनेगा ही कहाँ बने, आखिर बनेगा तो कहाँ बनाएंगे? तो इसलिए बनना है, तो इसलिए पता है, आपकी बात सुनकर के मैं वो डिप्टी सीएम वाली बात वापस लेता हूँ अपनी, क्योंकि आप इतने मुखर हैं, 40 सीटें जितवा करके बीजेपी को देने की बात करते हैं। आप जिस तरीके से हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री, हाँ देखो आ गया ना। एक हाँ, तो निषाद राज क्यों नहीं हो सकते? जो है मौर्य के बेटे को मुख्यमंत्री, एक जो है हमारे माननीय जो पीठाधीश्वर हमारे हैं, एक हमारे पीठ के जो मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे, उस परंपरा को कायम रखने वाले को मुख्यमंत्री, वो तो किसी को बना सकते हैं। वास्तव में तो हमारे अंदर गुण रहेगा, कैलिबर रहेगा, अगर हम उस लायक रहेंगे। क्योंकि लायक बनाने की फैक्ट्री मेरी वही है, निषाद पार्टी। हम इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, तो उस लायक हैं। अगर लायक हैं तो कांग्रेस को हराने लायक हुए, सपा बसपा को हराने लायक हुए, भाजपा को जिताने लायक हो गया सपा बसपा के एक होने के बाद में 11 सीट जिता के यहाँ ला। तब हम लायक रहे, तो राज्यपाल ने हमें हमारे उत्कृष्ट कार्यों, हमारे सब कुछ लिखा पढ़ी, और किताब 13 लिखा, निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, जो है महाराजा गुरा निषाद वीर क्लब भी जो है देखिए राजनीति। तो ये सब उसके आधार पर मनोनीत किया गया। और धैर्य के साथ मैं था, 2019 में आया, 2020 धैर्य रखा, 2021 में एमएलसी बना सितंबर में, फिर हमने जितवाया पूरी सरकार। 2022 में ऐतिहासिक जीत हुई 37 पर। तो जब हम जीत देंगे तो इनाम और तो देंगे भारतीय जनता पार्टी, वो जो जितने लायक होंगे वो देंगे, उसमें कोई चिंता। अच्छा संजय जी, इंडिया गठबंधन आ गया है, और इंडिया गठबंधन का दावा है कि भाई इस बार तो मोदी जी को हरा करके प्रधानमंत्री उन्हीं का बनेगा। अभी मैं कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का इंटरव्यू कर रहा था, उनका कहना था कि कुछ नहीं है इंडिया गठबंधन, उसका तो क्रियाक्रम जो है अखिलेश यादव ही कर चुके हैं। आपकी क्या राय इंडिया गठबंधन पर? वो हराने नहीं, हार पहनाने का व्यवस्था किया है इंडिया ने, मोदी जी को हार पहना दिया जाए। अच्छा, हार नहीं देंगे, हार पहना देंगे। हार इसलिए कि ये साबित कर दिया उसने कि हमारे कांग्रेस के पास अकेले दम नहीं है कोई। तो जब अकेले नहीं दम है तो बटुए जोगी मठ उजाड़। वो दल तो हैं, दिल नहीं है। दल फोटो में दिखते हैं लेकिन दिल नहीं अंदर से है, क्योंकि एक दूसरे के खून के। कांग्रेस की नाकामियों, भ्रष्टाचार, उनके धोखेबाजी के परिणाम जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा, चाहे कोई भी पार्टी हो देश में, वो कांग्रेस के दुख का कारण है कि कांग्रेस हटाओ फिर सुख लाओ। ये धर्म परिवर्तित लोग हैं हमारे लोग। तो अब उनको परिवर्तन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारे लोग ये लोग इस भारतीय संस्कृति के विरोध में खड़ा करके वोट। तो जो इंडिया गठबंधन है, ये यूपीए का एक कब्रिस्तान है। ये और आपने एक ब्लंट ये बयान दे कब्रिस्तान दिया। है जो भ्रष्टाचार का एकदम रखीरा था। जैसे यूपीए कहते थे
तो कहते अरे यार वही है जो, तो वो तो महापापी है, इसका बटन छूना नहीं, छूने मतलब महापाप करना। इसने मारा, पूरे देश का पैसा विदेश भिजवा दिया, ये है वो, सारे मतलब हमारे साथ मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी चौपट कर दिया है। भाई जब इस देश में मुगल आए तो 30 गुना हम अमीर थे, तब सोने की चिड़िया कही जाती थी जब रामराज था। तो हम दुनिया में 3 रुपये में 1 रुपया भारत का चलता। मैं नहीं कहता हूँ, ये जस्टिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये अमर सेन ने लिखा, जो नोबेल प्राइज है, इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने एविडेंस के आधार पर लिखा, आज से 2000 वर्ष पहले निषाद राज। लेकिन वो तो मोदियों की नीति का विरोध भी करते हैं अमर सेन, तो मतलब वो तो उनके आलोचक। हम कह रहे हैं आज के दिन में वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, तो अब वो जब पॉलिसी अब आ रही है तो वो समर्थन करेंगे। जब मुगल आए 30 गुना वो गरीब थे, हम अमीर थे। 750 वर्ष में उतने लूट पाए। जब अंग्रेज आए तो 1 रुपये के बिस्कुट 20 पाउंड में पाने लगे, मतलब 10 गुना वो लूटे और 20 गुना गरीब थे अंग्रेज। जब अंग्रेज भाग के जाने लगे, भगा के हम लोग लात मार के भगाने लगे, तो 1 रुपये का बिस्कुट $1 में पाने लगे, पाउंड में, मतलब बराबर था। अभी मैं इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, तो 1 रुपये का बिस्कुट तो 100 पाउंड में, मतलब 1 पाउंड का बिस्कुट 100 रुपये मिलता था। इसका मतलब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत मजबूत है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन 350 बरस राज किया, अर्थव्यवस्था में हमसे नीचे आ गया। आज इकोनॉमिक पॉलिसी में हम 10वें से 5वें नंबर पर आ गए। तो इसीलिए जीत इंडिया ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चौपट किया था, यूपीए ने। और मोदी नहीं होते तो आज कहाँ होता। हम 20 अमीर देशों में मेरा शुमार है एक नीति। हम दुनिया को फिर विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। आज हम निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों की जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाए हैं। तो किसी ने ख्याल किया था, निषाद हो, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बर्तन, सूर्य, जो भी जातियाँ और हैं, इसके साथ तिरेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पाल, गरीब, जो गरीब जातियाँ नीचे, अमीरों में भी गरीब हूँ, महिलाओं में भी अबला है, ये सारे लोगों को चिंता और चिंतन तो मोदी ने किया। इसलिए देखो, ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ है इंडिया। ये दल तो दिखते फोटो में, दिल उनके नहीं है। ये कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माननीय समाजवादी पार्टी ने अभी शुरू में ही पलीता लगा दिया कि एक ही इलेक्शन अभी हुआ। पर वो तो कह रहे कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी है, मतलब वो तो कह रहे कि अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। खैर चलिए, आपका बहुत समय लिया। मैंने एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, और ये सवाल मेरा नहीं है। एक्वेरियम में आपके पीछे 10-12 मछलियाँ तैर रही हैं, वो लगातार मुझसे कह रही हैं कि हमारा कोई सवाल आपने मंत्री जी से नहीं पूछा। मछली पालन मंत्री हैं आप, तो ये मछलियाँ पूछ रही हैं कि क्या स्थिति है मत्स्य पालन की यूपी में। ये सवाल अंतिम इनका। सौभाग्यशाली है कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व कर रहा था, मैं हूँ। ये नदियों का देश है, कृषि प्रधान देश है। और तब नदियों के सहारे हमारे लोग, तब समुद्री जहाज के हम मालिक थे, अब आज अंडानी मालिक हैं। पहले उसी से आते थे। हमारे लोगों के पास जाल भी था, माल भी था, हमारे लोग व्यापारी थे, ठीक ठाक। लेकिन इनकी जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब मुगलों अंग्रेजों ने इनको, जब ये सीधे लड़ाई में शामिल हुए चूँकि राष्ट्रभक्ति में, तो सीधे नदियों के माध्यम से, सवाए समुद्र के माध्यम से हमारे लोगों ने किल किया, क्रिमिनल कास्ट से उजड़ गए। उजड़ने के नाते इनका जल छीन लिया गया और विमुक्ति जनजाति के रूप में मान्यता मिली क्रिमिनल। आज इनके लिए हमने व्यवस्था बनाई। एक तो केंद्र सरकार से मत्स्य मंत्रालय, NFDB बोर्ड है, और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से एक पॉलिसी बनी कि इनको हम लोग 60% केंद्र सरकार से, 40% उत्तर प्रदेश से, 60% सब्सिडी महिलाओं को, SC को, और 40% सामान्य वर्ग को। इनको 31 प्रकार के कंपोनेंट में हम पहले परंपरागत ढंग से थे, अब हम हाईटेक ढंग से मछली पालन करवा रहे हैं। इसीलिए 2017 से पहले हमारे यहाँ 6 टन मछली थी, मतलब 5 साल में 2 टन था। और जब हम आए 2022 के बाद, और अब तक 2001 साल में ये 9.5 टन हो गई। इसका मतलब एक ही साल में मैंने जो है, देख लीजिए, जो है 1.5 टन का विकास किया। तो ये इसीलिए अभी हमें फिशरीज के इनलैंड के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में चुना गया। एक तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिसका पालन उसका मैं मंत्री हूँ, इसलिए हमारे लोग आसानी से मेरी बात समझ जाते हैं। अधिकारी लोगों को बात उतनी समझ में नहीं आ पाती है, तो इसलिए इनका उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो अभी हमने इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। अभी एक ऐप बनवा रहा हूँ, और ऐप के माध्यम से इनसे जोड़ूंगा। इनके लिए मेल, फीस, सीड, ये सारी व्यवस्था जो मछली पालन के क्षेत्र में, पहला है कि पोखरे हों, पोन्ड्स हों, बड़े बड़े झील हों, नियम बने हुए हैं। इस पर माफियाओं का कब्जा था, पता चला माफिया इनसे मछली ये ले लेते थे। अब असली में माफिया क्या कर, दूसरी बिरादरी मछली पालती थी, उसको उतना ज्ञान था नहीं। जब माफिया हटे हैं तो निषाद उतरे हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन में बहुत अधिक हुआ। तो इसलिए इसमें निषाद लोगों को अवसर प्रदान है। इसलिए मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इसको ट्रेन करा रहा हूँ। इनके लिए
अब स्किल डेवलपमेंट के लिए है कि हम उत्तर प्रदेश में भी इनको पढ़ाएंगे और दूसरे प्रदेश में भी इन बच्चों को हर जिले से 10 लड़कों को ले जाकर पढ़ाएंगे और वो व्यापार सिखाएंगे। इनके प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के, हेचरीज के लिए, जो इस तरीके से होगा, अब हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। इनके लिए आवास है तमाम, इनके लिए अब एक कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ। इनको जो एक गांव-गांव में एक कम्युनिटी हॉल बनवाने जा रहा हूँ मछुआ बाउल से, जो डीएमएफ फंड था, जो बालू और एक मछली के लिए फंड है 50% जमा होता है जिले में मछुआरों के विकास के लिए। तो पता चला पिछली सरकारें तो उसको खर्च नहीं करती थी, तो अब वो 50% जो जमा होता था, नदियों में मछली मारी जाती, वो 50% कहीं दूसरी जगह खर्च करते थे। अब मैं मछुआरों के विकास पे खर्च, अभी मछुआ कल्याण कोष की अलग से स्थापना हुई है। तो उसमें हम 2 तरह की कोचिंग, एक तो मैरिज हॉल होगा, बारात घर होगा, सब करेंगे, और ऊपर कोचिंग सेंटर बनवाने जा रहा हूँ, जिससे कि गांव के लड़के लड़की चाहे किसी बिरादर के गरीब हों, क्योंकि निषाद राज भगवान राम तो सबके लिए थे, तो किसी बिरादर का हो उसको हम कोचिंग कंप्यूटर देंगे और वहीं कोचिंग से जोड़ेंगे और बड़े बड़े कोचिंग को हम कनेक्ट करवाएंगे। माननीय गृह मंत्री से बात हो चुकी है कि बड़े बड़े कोचिंग वाले से कनेक्ट कराएंगे कि गांव में बैठा गरीब का बेटा भी आईएएस से डीएम कलेक्टर बन जाए। मतलब जो सोच थी जो है पंडित दीनदयाल की, वो धरातल पर पहुँचे। इसके लिए हम मत्स्य क्षेत्र में जुड़े लोगों को हम समझा रहे हैं। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो होती है कमल पर खड़ी रहती है और कमल पानी में होता है, कमल पानी पर रहता है। इसके बाद असली लक्ष्मी पानी में है, इसलिए अपना बैंक में अगर 1000 जमा करोगे तो 12 साल बाद 2000 होगा। अगर तुम पानी में मछली के रूप में डाल दो तो 1.5 साल में दुगना हो जाएगा। तो एक 10 पैसे की मछली रेयरिंग यूनिट लगाओ। अभी 15,000 लोगों को सिलेक्शन किया पिछले साल, तो जो है 15,000 में 14,500 निषाद हैं। अभी इस साल भी सिलेक्शन हुआ लगभग 5,000 लोगों को, तो अभी उसमें है। तो आज के दिन में आप निषादों को, कोई निषाद मिल ले रहा 2 करोड़ की, 1 करोड़ 20 लाख उसे छूट दिया, दर्जनों मिल दिया हमने। 50 लाख आरएस लगा रहा, 30 उसमें 60% सब्सिडी, 30 लाख रुपए सब्सिडी। तो ये जब हम सब्सिडी दे के आगे बढ़ा रहा, तो पहले तो इनको समझ में नहीं आया, तो दूसरी जातियाँ जब इसमें घुस गई, लेने लगी लाभ, तो निषादों को लगा नहीं यार जब फायदा है तभी तो दूसरी जाति मछली मार रहे हैं, बेच रहे। अब हमारे लोग एक्टिव हुए हैं और अब उनको हम देने में, क्योंकि अधिकारी एक तो आधा रिटायर्ड हो गए तो आधा रह गए। अभी मैंने मत्स्य मित्र की, पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया कि अब कैसे नौकरी लूटी जाती है कि हमारे विभाग में एक मछुआ पद था जो जाके पोखरे वोखरे में जाके मछली का सेवा करता था। उस भर्ती को बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया पिछली सरकार। अब सोच लीजिए, जो जालीदार टोपी का भी बात किया ना आपने कि अब क्या मछली उर्दू पढ़ती है? इसमें जालीदार टोपी का क्या? मछली सरकार क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या, या निषाद उर्दू पढ़ते हैं? तो दोनों जब उर्दू नहीं पढ़ते हैं तो बाद में, इस समय उर्दू तो रिकॉर्ड में था, कभी मुगलों का रिकॉर्ड था, कचहरी में भर्ती होनी चाहिए। मछली विभाग में उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत है? इससे कि एक विशेष जाति को खुश करके उसको भी इस क्षेत्र में लगाया जाए, इसलिए आज उनको लोगों को लाए। तो ये चीज़ें रोग मत्स्य मित्र की मैं भर्ती कर रहा हूँ और मत्स्य मित्र हर गांव में रहेगा, पोखरे को कनेक्ट करके बताएगा और हर गांव पोखरे हैं। हम लोग पोखरों की संख्या अमृत सरोवर में बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक पोखरे होंगे, अधिक से अधिक मत्स्य पालक होंगे, अधिक से अधिक इनकी मंडी बन रही है। जैसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी अभी बन रही है चंदौली में, प्रधानमंत्री ने दिया। अभी गोरखपुर में फिश पार्क बन रहा है कम से कम 100 एकड़ में। अभी जो है इधर मुजफ्फरनगर में, सब इधर लखनऊ, ये हम लोग चारों तरफ हम बड़ी बड़ी मंडी है। अब हम लोग कनेक्टिविटी, एयरवेज, रोडवेज और जो है रेलवेज जो बढ़ गया है, उसके वजह से अब हम लोग फूड प्रोसेसिंग है। अभी मथुरा साइड में झींगा पालन शुरू हो गया, हम विदेशों में भी ये व्यापार कर सकते हैं। खारा पानी वहाँ, मतलब हम बीज जो दूसरे प्रदेशों से मंगाते थे, अब हम उत्पादन में 189% वृद्धि हुई 1 साल में। मतलब हम बीज उत्पादन में दूसरे प्रदेश को बीज देने जा रहा हूँ। अब हम मछली पालन में, मछली में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को मछली देने में जा रहे हैं। तो इसलिए इस व्यापार में हम जो भी सहायता हो रहा हम दे रहे हैं। ये वादे और दावे आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन ये कितने सच्चे, मैं देखिए उन मछलियों से पूछ नहीं सकता, लेकिन वो खुश हैं आपके एक्वेरियम में, तो मान रहा हूं मैं कि आप सच बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। नहीं, सर्वे रिपोर्ट, सर्वे तो कोई नहीं करता, नहीं तो एजेंसी करती है और एजेंसी ने हमें 1 नंबर पर दिया उत्तर प्रदेश को। तो अगर काम नहीं करते और धरातल, हम बधाई दूंगा मत्स्य पालकों को, बधाई दूंगा
हम अपने कर्मचारियों को, आधे रिटायर्ड हो गए, आधे लोगों ने मिलकर काम किया, तब 1 नंबर पर आ गए। और योगी को भी बधाई दूंगा, मोदी जी को, कि उन्होंने अवसर दिया और सहयोग किया इस व्यवस्था को। और मैं आपको बधाई दूंगा सर, क्योंकि आप बहुत विशुद्ध रूप से बड़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, और जो कि जनता के हित में भी है और सरकार के हित में भी, और आपके अपने हित में तो है ही, और आपके अपने लोगों के हित में मैंने है। 2 प्रोग्राम बनाए ना, एक एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और दूसरा रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, ट्रीट द वोटर, वोटर को होश में लाना है और फिर उसको जोश में लाना है, और टीच द वोटर, तब राजनीति पढ़ाना वोटर को। अभी कास्ट द वोटर, सही जगह वोट डलवाना, वो अपने से वोट डालना है, कौन सही है कौन गलत है। बस हमें वोट हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, हाथ से बढ़िया है कि उसे हाशिए पर न रखा जाए, हिस्सेदार बनाया जाए। हाथ क्यों जोड़ा था, हिस्सेदार बनाया जाए, जैसे वो अपने आप अपना भाग्य लिख ले। चलिए, इन्हीं नीतियों के चलते और इसी राजनीति के चलते आप बहुत कम समय में बड़ा नाम राजनीति का बन गए, जो बहुत कम लोग बन पाते हैं या नहीं बन पाते। मैं आपको अग्रिम राजनीतिक जीवन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं द बिग बेंच की तरफ से देता हूं। अपने सर कीमती समय में से आपने द बिग बेंच के बिग डायलॉग के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो द बिग बेंच पर द बिग डायलॉग में योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद आज हमारे मेहमान थे, और उनके साथ आपने बेबाकी से उनकी राय सुनी, राजनीतिक विषयों पर भी, उनके अपने मंत्रालय के विषयों पर भी, और उनकी आगामी योजनाएं क्या हैं अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने राज्य के उत्थान के लिए, और आगे चल करके व्यापक रूप से यानी देश की राजनीति में वो क्या अपना भविष्य देख रहे हैं, ये आपने सब कुछ जाना। वादे के मुताबिक द बिग डायलॉग में अगला मेहमान भी इसी तरह से हम द बिग लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूं, इजाजत दीजिए, नमस्कार।